हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन। इसमें लिखिए वी नो दैट, इसमें लिखिए वी नो दैट के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड एज, के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड एज के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। लिखे के मैक्स इज इक्वल टू, आप सब लोग पढ़े हैं, पढ़ाए आपको, कल ही पढ़ाए थे, के मैक्स बराबर ई वी नॉट। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग मोड। तो के मैक्स की जगह पर आप ई वी नॉट यहां लिख दीजिए। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस, सही है। यहां से वी नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा? वी नॉट इज इक्वल टू ई से डिवाइड हो जाएगा, तो एच बाई ई इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू बाई ई। इसको लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। और आप लोग जान रहे हैं एच कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू -34, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 केवल उसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है 1.6 × 10⁻⁻19, और डब्ल्यू वर्क फंक्शन है उस मेटल का जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस मेटल के ऊपर आप लाइट भेज रहे हैं उसका वर्क फंक्शन है। बोलो हाँ या ना। तो आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है वी नॉट और न्यू के बीच। तो लिखिए ग्राफ बिटवीन वी नॉट एंड न्यू। अब मुझे बताइए ग्राफ कैसा बनेगा। वी नॉट, यहां केवल 2 वेरिएबल हैं, कौन कौन? वी नॉट और न्यू। ग्राफ कैसा बनेगा? कोई बच्चा बताए। स्ट्रेट लाइन। अब वो लाइन आप कॉपी में बनाइए, मैं आपके पास आ रहा हूं, जल्दी बनाइए। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ आप लोग बनाइए। जितने लोग कह रहे हैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा हाथ उठाएं। नहीं, कहानी नहीं, वो भी तो स्ट्रेट लाइन ही हुई। इंटरसेप्ट आ जाएगा तो वो लाइन नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन जाने क्यों दें? कह रहे हो तो सुन लें। तो इंटरसेप्ट अगर आ गया तो लाइन नहीं है वो। हाँ चलो लगाओ सब लोग हाथ, जो लोग कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन आएगा हाथ उठाएं। प्रिया यहां देखो, क्या इस वी नॉट और न्यू के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा? हाँ कह रहे कि पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? अनुराग आप बताइए। फिर बता दे रहा है, सुनो आप बताइए कृपा। इतनी दुखी आत्मा हो, कह रहे आएगा आ जाएगा। अरे बेवकूफ हूं, यहां देखो, यहां कितने वेरिएबल हैं? 5, 2 वेरिएबल, और दोनों वेरिएबल की पावर देख लो। तो वी नॉट की पावर क्या है और इस न्यू की? तो जो वेरिएबल की पावर 1 1 होता है तो स्ट्रेट लाइन आता है। कई बार बता चुके हैं, हजारों बार। जब दोनों वेरिएबल की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन आएगा। अब बोल रहे हैं इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन। जरा बनाइए सब लोग। भाई एच और ई तो कांस्टेंट है, और डब्ल्यू जो वर्क फंक्शन है वो भी कांस्टेंट है। मेरी बात सुनिए, पहले मुझे एक बात का आंसर बताइए, क्योंकि यहां पर एच बाई ई आ रहा है। यहां देखो, यहां पे एच था ना, कोई ग्राफ ना बनाए। यहां देखो ये एच है ना, ये लिखा है एच, और ये लिखा है एच बाई
ई। बोलो ई का आपको केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। ई का मैग्नीट्यूड सब लोग बोलो। ठीक है, कोई बच्चा बताए एच ज्यादा आएगा या एच बाई ई? हम बता रहे, कौन बताएगा? प्रभाकर आप बताइए। एच ज्यादा होगा कि एच बाई ई? जो आपको लग रहा हो पड़ोसी को जाने दीजिए, वो बताइएगा। एच बाई ई ज्यादा होगा। जो कह रहा है एच बाई ई ज्यादा होगा हाथ उठाए। सुनो, जब किसी नंबर से डिवाइड करोगे ना तो कम हो जाएगा। कई बार बता चुके हैं, 1000 बार। सुनो, जब किसी नंबर से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। शर्त यह है कि वो नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, और जो डिवाइड कर रहे हो ना वो लगभग 0 है। अरे ई की वैल्यू क्या है? 10 की पावर -19, तो ऊपर जाके 10 की पावर +19, तो 10 19 गुना ज्यादा हो गया वो। जैसे देखो, तुम बताओ दिव्यानी, 4 को बोलो आधे से डिवाइड करें कितना आएगा? एकदम सही बताइए। आधे से डिवाइड करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा, ये 8 हो गया। बढ़ गया ना, क्योंकि ये 1 से कम है और ई तो 1 से बहुत कम है, तो कौन बड़ा है? और ये मैं एच बाई ई क्यों पूछ रहा हूं? सुनो, एच बाई ई जो लाइन तुम बनाने वाले हो उसका स्लोप है। तो कौन से ग्राफ का स्लोप ज्यादा होता है? के मैक्स वर्सेस न्यू का या वी नॉट वर्सेस न्यू का? तो इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा, एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है कि कौन से ग्राफ का स्लोप ज्यादा होता है। इसे दोनों ग्राफ बना दिया, एक का स्लोप कम ले लिया, एक का ज्यादा। कह रहा पहचानो कौन है इन दोनों में ये ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बना रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए बताइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिफिनेशन बताइए। मेटल के सरफेस से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम पोटेंशियल। मेटल के सरफेस से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल भूल गए? ये देखो, यहां पर आपने ऐसे सेल जोड़ी थी, बोलो, यहां फोटान भेजा था, फोटान टकराया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव से क्या हो रहा है? रिपेल। पॉजिटिव से क्या हो रहा है? अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, करंट हो गई। अब आपने क्या किया था? पोलैरिटी रिवर्स, ये प्लस और ये माइनस। अब प्लस चार्ज क्या कर रहा है बताओ? जो भाई यहां लाइट आई, इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये जो प्लस चार्ज है और ये जो माइनस चार्ज है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि प्लस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस इसको रिपेल कर रहा है। तो अब ये जो सेल का नेचर है ये नेगेटिव नेचर है, इसका वोल्टेज हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। और ऐसा नेगेटिव वोल्टेज लगा दो जिससे जो सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन है के मैक्स वाला, वो जाकर एकदम इसके सरफेस के पास रुके। तो जो आपने लगाया है वोल्टेज, उससे करंट कितनी हो गई? 0, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड नहीं पहुंची। इलेक्ट्रॉन अगर नहीं पहुंचेगा तो करंट कितनी होगी? 0। तो इस नेगेटिव पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी कब? जब इलेक्ट्रॉन निकल कर आए, तभी तो उसको रोकोगे। अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब फोटान कोई भी गिरे, या वो फोटान गिरे जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, या जिसकी एनर्जी, अच्छा बताओ, कोई भी फोटान यहां भेज दे, इलेक्ट्रॉन निकल आएगा? इसका कुछ वर्क फंक्शन होगा। तो जो फोटान आ रहा है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिफिनेशन ये है भैया, व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी पास ओवर ए मेटालिक सरफेस। सफिशिएंट एनर्जी का मतलब क्या? वर्क फंक्शन से ज्यादा। हाँ या ना? बराबर भी चलेगा, बोलो भाई। तो ये बताओ, ये न्यू अगर न्यू नॉट से कम रहा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव आया। ऐसे देखो, न्यू की वैल्यू 0, ये कितना आया? वी नॉट बराबर -W/E, यानी न्यू की वैल्यू 0, एक्स एक्सिस पे ये आ गया न्यू 0, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया -W/E। W बड़ा होगा कि W/E? W/E बड़ा होगा, कम से डिवाइड करोगे ज्यादा आएगा। तो देखो ग्राफ ये बनेगा पहले की तरह ही।
ग्राफ ये पहले की तरह स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये वाला जो यहां फ्रीक्वेंसी है और यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल, बोलो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। तो उसको रोकने के लिए कितना नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए? 0। अगर जो फोटॉन आ रहा है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसके पास कितनी एनर्जी के मैक्स बचेगी? 0। तो जब उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, खुद ही रुका है, तो रोकने की कोई जरूरत है? तो इस वोल्टेज की जरूरत नहीं है। देख लो, जब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 0। और सुनो, जब आपने न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम ली, यानी यहां से O से A तक की रेंज में, तो यहां बताओ इलेक्ट्रॉन निकला है? नहीं। इसीलिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो नेगेटिव आने का मतलब क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल के नेगेटिव आने का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है, अभी इसकी जरूरत नहीं। तो O से B तक की जो दूरी है वो W/E होती है माइनस में, और tan थीटा कितना होगा? ये स्ट्रेट लाइन है एकदम, समझ रहे हैं बात? सुनिए, ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन है, बात समझ में आई? यहां से यहां तक मैं डॉट डॉट क्यों बनाया हूं? क्योंकि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है। और tan थीटा की वैल्यू अब कितनी है यहां पर? h/e लिख लीजिए। थोड़ा एक दो घर जाकर एक दो न्यूमेरिकल लगा लिया करिए। बता दिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 5 नंबर का आएगा। अगर किसी बच्चे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव AC इंटरफेरेंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना तैयार हो जाए तो उसका 20-25 नंबर फिक्स हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस लेसन में है कि नहीं है? अरे लाइट की एनर्जी ज्यादा कब होगी? रेड कलर की ज्यादा होगी या माइक्रोवेव की? कहें? अब एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ से है, और एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। शुरुआत में 2-3 सवाल इसी के लगवाए थे, लिख लिए? सब लोग लिखे? बात समझ में आई? तो ये बताओ कितने लोग ये बात समझ गए? कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका जो स्लोप होगा वो h/e होगा, और h/e पहले वाला जो स्लोप था कौन सा? k मैक्स और न्यू वाले, उसके स्लोप s से ज्यादा है। क्या गुना ज्यादा है? e गुना ज्यादा है। हाँ या ना? नहीं, 1/e, क्योंकि 1/e ज्यादा होगा, e तो कम है। हाँ, वेरी गुड। लिखिए, हेडिंग लिखिए, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन k मैक्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन k मैक्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन k मैक्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें लिखिए, अगर कोई बच्चा बता दे कौन से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो सीरीज थी ना, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, बोलो, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव, कोई बच्चा बताते हैं इन सब में, इन सातों में, 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, इन सातों में कौन से पार्ट के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इसकी एनर्जी E क्या है? मैक्स, और इसकी एनर्जी, और E बराबर होता है h न्यू, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम हुई और इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हुई। तो अगर आपके एग्जाम में आए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात करें तो आप जा रहे हैं इधर,
ना, और फ्रीक्वेंसी घटाने की बात करें तो आप जाना है इधर, और फ्रीक्वेंसी की बात वो करेगा, एनर्जी की बात करेगा, क्योंकि फोटान की एनर्जी से ही तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलकर फिर वो निकल रहा है, हाँ या ना। तो ये बात याद रखिएगा, इसको भी ऐसे लिख भी लीजिए। इसमें लिखिए इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटान इंक्रीजेस, if the frequency of the incident photon increases, its energy also increases. If the frequency of the incident photon increases, अब ये अपने आप इंक्रीज नहीं करेगी, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, अगर आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो आप पहले ये वाला कलर यूज कर रहे थे इंफ्रारेड, अब इसको रिप्लेस करके या तो विजिबल लीजिए या अल्ट्रावायलेट या ये एक्सरे या गामा रे। मतलब आपको जब कहीं कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है तो आपके दिमाग में ऐसे होना चाहिए कि हाँ यहां से ये इधर या उधर जा रहा है, समझ गए। तो क्या लिखे हैं पढ़े, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटान इंक्रीजेस इट्स एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। अब लिखो वन फोटान कोलाइड विद वन इलेक्ट्रॉन, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, एक फोटान एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, वन फोटान कोलाइड विद वन इलेक्ट्रॉन, सो द एनर्जी ऑफ फोटान इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन, so the energy of photon is transferred to the electron। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली उससे वो निकल ही जाएगा, उससे वो निकल ही जाएगा अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। तो लिखो इफ दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, इफ दिस एनर्जी इज, if this energy is greater than work function of the metal, electron move out of the metal, electron move out of the metal with sufficient kinetic energy। इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ द मेटल विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अब ये बताइए क्या आपने बढ़ाया था और उससे क्या बढ़ा, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी और उससे के मैक्स बढ़ा, तो नीचे लाइन चेंज करके लिखिए ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम एनर्जी, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द electron increases, on increasing frequency the maximum kinetic energy of the electron increases। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो क्या बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी। बोलो इसमें कोई क्लियर बात है, एकदम क्लियर बात है। अब ये बताओ अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो तेज चल रहा है वो, तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको ज्यादा चाहिए या कम, भैया और ज्यादा, और मतलब नेगेटिव बात अभी यहां जाने दो, वो नेचर नेगेटिव है, बस रोकना ही उसका काम है ना। तो पहले -10 पे रुक रहा था तो अब -20 पे रुकेगा। अब ये मत कहना सर -20 -10 से कम है और नेगेटिव, सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर लो, नेगेटिव हो गया, उसका रोल नेगेटिव है, हाँ या ना। तो क्या के मैक्स के बढ़ने पर, आपने पढ़ा भी है के मैक्स बराबर ईवी नॉट, कोई नई बात नहीं बताना, देखो के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। आपको पहला सवाल ही दिए थे अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे तो के मैक्स कितना हो जाएगा, तो उसका आंसर आया था 2 गुने से ज्यादा। कितना ज्यादा, वर्क फंक्शन के बराबर, हाँ या ना। और के मैक्स बराबर आपको ये भी पढ़ा है, के मैक्स बराबर ई वी नॉट, अगर के मैक्स बढ़ेगा तो वी नॉट भी, ई तो कांस्टेंट है। तो देखो क्या के मैक्स को बढ़ाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी,
और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आप मूव कर रहे होंगे रेडियो वेव से माइक्रोवेव की ओर या इंफ्रारेड, इधर जाएंगे तभी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी होगी अगर आपको के मैक्स बढ़ाना है, ये बात समझ में आई। और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, हाँ या ना? तो लिखो टू स्टॉप दिस मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, टू स्टॉप दिस मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, टू स्टॉप this more energetic electron we require large negative value of stopping potential, we require large negative value of stopping potential। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो लाइन चेंज करके लिखो ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन, के मैक्स एंड वी नॉट बोथ इंक्रीजेस, बोथ इंक्रीजेस। अब जरा यहां देखो भैया, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो के मैक्स बढ़ेगा, के मैक्स बढ़ेगा तो वी नॉट भी बढ़ेगा। अब कल आपको बताया थे कैपिटल आई और स्मॉल आई प्रोपोर्शनल होते हैं, आज मैं आपको बता रहा हूं कैपिटल वी और स्मॉल वी प्रोपोर्शनल है। क्या ये वी नॉट न्यू के प्रोपोर्शनल नहीं हो गया? तो वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल वी। अब स्मॉल वी ना लिखकर इसको न्यू लिख दो, यानी एक तरह के सिंबल प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी बच्चे को ये पूरा लेसन याद रखना है तो दो लाइन याद रखे, आई इज प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज प्रोपोर्शनल टू वी एंड वी इज थोड़ा टेढ़ा। अरे वेलोसिटी यहां नहीं, यहां न्यू है, बोलोगे पूरा लेसन खत्म। भाई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू फ्रीक्वेंसी दोनों प्रोपोर्शनल, दोनों का सिंबल देखो मैच कर रहा है। अरे यार वो कर्व है, उससे थोड़ा कर्व हो गया बस न्यू में। और कल आपको पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे, यहां लिख ले रहे हैं कैपिटल आई इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट, तो कैपिटल आई इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आई। अगर किसी बच्चे को ये दो बात भी याद रहे तो ये लेसन उसके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इसी में सारी बात इन्वॉल्व है। बात समझ गए? इसी बात क्लियर? अब ये बताओ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं, क्या फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा? फोटॉन आ रहे थे पहले भी 10, अभी भी 10। क्या बढ़ जाएगी? उनकी एनर्जी। तो तेज निकलेंगे लेकिन 10 ही निकलेंगे तो करंट भी 10 के हिसाब से उतनी ही आएगी। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या परिवर्तन नहीं होगा, क्या चेंज नहीं होगा? सैचुरेशन करंट। इसको लिख लो, लिखो नोट में लिखो, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन सैचुरेशन करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको लिख लियो ना, ये लिखी हो ना? अगर नहीं लिखी हो तो लिख लो इसे, और ये सब भी लिख लेना, गामा रे, एक्स रे, बोलो, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, विजिबल में विबग्योर। अभी भी टाइम है, सबकी वेवलेंथ याद कर लो, अभी टाइम है, सबकी वेवलेंथ साथ है, सबकी वेवलेंथ की रेंज याद कर लो। हाँ हाँ, एक फोटॉन की, और फोटॉन पहले 10 आ रहा था तो अभी भी 10 आएंगे। रुक जाओ, यहां पर सब लोग मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो भैया, एक थोड़ी गंभीर बात हो रही है, ध्यान सुनिए।
सब लोग जान रहे हैं इंटेंसिटी इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी इंटेंसिटी का रिलेशन एनर्जी से है। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ेगी। बोलो, बोल नहीं रहे हो? ठीक। अब यहां देखो शैलेश क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनो। वो कह रहे हैं सर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, सही है। और वो कह रहे हैं कि सर E बराबर एच म्यू होता है, तो अगर आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। हाँ, और लेकिन वहां से इस बात को सब लोग एकदम ध्यान से दिमाग में फीड कर लो। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि इंटेंसिटी बढ़ाए क्या, तो इसका मतलब ये एकदम सही बात कह रहा है कि वो नंबर ऑफ मतलब फोटान बढ़ते हैं उसको जा रहे, तो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। सुनो, अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी। अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी दो तरह से बढ़ती है, एनर्जी दो तरह से बढ़ती है। अगर मैं बोलूंगा सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाए तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटान। अब बताओ 10 फोटान की एनर्जी ज्यादा होगी या उतनी एनर्जी वाले 20 फोटान की? यार बराबर एनर्जी वाले 10 फोटान ले लें या 20? कौन से केस में एनर्जी ज्यादा है? 20 वाले। हाँ या ना? तो एनर्जी बढ़ाने का दो तरीका है। चलिए, जब कहा जाएगा इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग तो हम लोग मानेंगे केवल नंबर ऑफ फोटान इंक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी नहीं। यानी ये ई जो है एक फोटान की एनर्जी है ना, ये कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हम लोग न्यू नहीं बदल रहे हैं। जब तक सवाल में कहा ना जाए, सब लोग ध्यान सुन लीजिए, जब तक सवाल में कहा ना जाए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जा रहा है तब तक आप उसको कांस्टेंट मानेंगे। इसका मतलब जो डाटा दे रहे हो डाटा वाटा नहीं, मैं हूं डाटा, और जो बता रहा हूं वही सुनो। अगर नंबर ऑफ फोटान आपसे वो बोल रहा है बढ़ाया गया या इंटेंसिटी बढ़ाया गया तो इसका मतलब है फोटान ज्यादा बढ़ रहे हैं, ज्यादा फोटान होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्यादा सैचुरेशन करंट होगी। अगर एग्जाम में आए क्या इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग और फ्रीक्वेंसी पर कोई पर्टिकुलर जाकर कमेंट ना करे तो आप उसे कांस्टेंट मानेंगे। और अगर वो बोले फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग क्या, तो आप इंटेंसिटी को कांस्टेंट मानेंगे, मतलब आप नंबर ऑफ फोटान को कांस्टेंट मानेंगे। एक फोटान की एनर्जी बढ़ गई। इस बात में एकदम क्लियर हो जाओ सब लोग, क्योंकि अभी वो थोड़ा समझ के आगे की थोड़ी बात पूछ रहे हैं, बाद में आप भी ये पूछेंगे। अगर बोले इंटेंसिटी बढ़ाया तो क्या बढ़ाया? नंबर ऑफ फोटान। और अगर वो बोले फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो एक फोटान की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, नंबर ऑफ फोटान नहीं बढ़ गई। तो सारा गेम नंबर ऑफ फोटान का है। आप मेरी बात समझे? ऐसा आपको इस लेसन में समझते हुए चलना है, ठीक? और उसके आगे दो तीन बातें और हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा। इतना समझिए तभी आपको लेसन समझ में आएगा। अब जरा बताइए क्या लिखवाया हूं मैं आपको? इसमें लिखो इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ वन फोटान इंक्रीजेज बट टोटल नंबर ऑफ फोटान्स रिमेन्स कांस्टेंट। इफ क्या लिखे? इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ वन फोटान इंक्रीजेज बट टोटल नंबर ऑफ फोटान रिमेन्स कांस्टेंट। अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक फोटान की एनर्जी तो बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल जितने फोटान है, जितना वो पहले थे उतना ही बाद में रहे। ठीक है? अब बताओ क्या एक फोटान की एनर्जी बढ़ गई? हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए उसकी एनर्जी बढ़ गई, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फोटान बदले तो टोटल नंबर ऑफ फोटान तो उतने ही जाएंगे मेटल के ऊपर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलेंगे, क्योंकि एक एक को ही निकालता है। ये नहीं ज्यादा एनर्जी वाला जाए और एक ज्यादा एनर्जी है तो 100 को निकाल दे, वो पूरी एनर्जी एक को ही देगा। बात समझे?
तो बताओ क्या टोटल नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बदले? तो लिखो सिंस नंबर ऑफ फोटॉन्स आर कांस्टेंट, सिंस नंबर ऑफ फोटॉन्स आर कांस्टेंट, सो द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो बी कांस्टेंट। Since the number of photons are constant, so the number of total emitted electrons will also be constant. So saturation current, since number of photons are constant, so the number of emitted electrons will also be constant. So saturation current will be constant. भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन नहीं बदलते। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन नहीं बदलेंगे। तो अगर फोटॉन के नंबर ही नहीं बदले तो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा, तो करंट भी उतनी रहेगी। तो एक लाइन लिख लो, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन सैचुरेशन करंट एंड वाइस वर्सा। ना फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी सैचुरेशन करंट पर, ना सैचुरेशन करंट डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन सैचुरेशन करंट, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन सैचुरेशन करंट। लिख पाए? बोलो। तो अब जरा मुझे बताओ जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो क्या होगा? एक फोटॉन की एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा एनर्जी से निकलेगा, के मैक्स बढ़ेगा। के मैक्स ज्यादा होगा तो रोकने के लिए वी नॉट ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। क्या सैचुरेशन करंट बढ़ेगी? इंटेंसिटी को बढ़ाए। अब देखो इंटेंसिटी को बढ़ाए तो अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ना, चलिए इंटेंसिटी को बढ़ाए, इसका मतलब क्या बढ़ा रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन। तो नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक सवाल लिखो, देखो write down the relation between stopping potential and saturation current with frequency. Write down the relation between stopping potential and saturation current with frequency from the given graph. सुनो, देखो इधर आप सब लोग जान रहे हैं करंट है, इधर पॉजिटिव वोल्टेज है ना, इधर नेगेटिव वोल्टेज है। तो जब आप वोल्टेज को जीरो रखते हैं तब भी कुछ करंट मिल जाती है, क्यों? के मैक्स की वजह से। जब वोल्टेज कुछ भी नहीं लगाए होते तो सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन भी पहुंच जाता है नोड पर। तो यहां पे वोल्टेज कितना है? ये जीरो। तो जो करंट आपको मिल रही है वो ये है। जैसे एग्जाम में ग्राफ बना देगा और यहां लिख देगा कुछ वैल्यू और कहेगा एग्जाम में कि जब वोल्टेज जीरो है तो करंट कितनी है, तुम जीरो लिख दोगे, कहोगे V बराबर आई यार। कोई भरोसा नहीं तुम लोग का, कहोगे आई है फॉर्मूला। तो जहां देखो वोल्टेज जीरो है तो करंट इतनी है ना, ठीक। और ये वाला वोल्टेज कौन सा है? सहमत? इस लाइट में ये कौन सी करंट है? ये देखो ये सैचुरेशन करंट IS। बोलो, फ्रीक्वेंसी न्यू और इंटेंसिटी इसकी I मान ले रहे हैं। मतलब ये आपका पहला ग्राफ हो गया, ठीक है। बोलो भैया, यहां लिख दे रहे हैं, देखो ये आपका पहला ग्राफ है। अभी रुक जाओ, इसे बनाओ मत। अब ये ग्राफ और बना रहा है, देखो ये फ्रीक्वेंसी I1 न्यू1 और I1 कर दे रहे हैं। ये तो कहने वाली कोई बात नहीं है कि इसमें सैचुरेशन करंट ज्यादा है। बोलो, तो इसको मैं 2IS लिख दे रहा हूं, मतलब सैचुरेशन करंट पहले से ज्यादा है। हाँ, और इसकी फ्रीक्वेंसी है
ν2 और इंटेंसिटी I2। ये है आपका दूसरा ग्राफ। जरा दोनों ग्राफ को देख के बताओ I1 और I2 में कौन ज्यादा? इंटेंसिटी I1 और इंटेंसिटी I2 में कौन ज्यादा? तो इंटेंसिटी कैपिटल I तब ज्यादा जब करंट ज्यादा। कैपिटल I इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल I, और I हाइट है तो हाइट ये वाली ज्यादा, तो I2 इज ज्यादा फ्रॉम I1। तो इंटेंसिटी का रिलेशन हो गया ग्राफ से। अब ये बताओ फ्रीक्वेंसी ν1 और ν2 में आप बताइए कौन ज्यादा है? आप बताइए फ्रीक्वेंसी ν1 और ν2 में कौन ज्यादा? उनको बुलाइए, बताइए ν1 और ν2 में कौन ज्यादा? हाँ, ν1 ज्यादा क्योंकि उसमें 1 है, 1 माने नंबर 1, वो नंबर 1 पर रहेगी। चलिए आप बताइए, सुभाष साहब बताइए कौन ज्यादा है? ν1 ज्यादा है या ν2? आदित्य साहब बताइए। दोनों इक्वल हैं। सब लोग आंसर सुनिए कैसे। हाँ बताइए, दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल है कैसे? स्टॉपिंग पोटेंशियल देख लो मलिछू, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का V0 है। अभी बताए जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा एनर्जी से निकलेगा, उसको रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अब कहोगे तो ये कैसे जाने गुरुजी? ये देखो दोनों का यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों को रोकने के लिए बराबर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल ही फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो कौन ज्यादा एनर्जी से निकला है? दोनों बराबर एनर्जी से निकले हैं, तो दोनों का V0 इक्वल। और अगर V0 इक्वल है तो K मैक्स भी इक्वल होगा। K मैक्स बराबर V0 नहीं होता? हाँ, तो दोनों के लिए V0 सेम है, इसलिए न्यू सेम होगा, यानी ν1 बराबर ν2। पहले जो मैं कह रहा हूं बताओ, अगर सर जैसे नहीं, ये बताओ ये सही है? ठीक है। और I2 और I1 में कौन ज्यादा है? I2। ऐसे एग्जाम में आएगा ग्राफ, ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। ग्राफ बना देगा, कहेगा बताओ कौन से के लिए कौन I1 I2 और ν1 ν2 में कौन ज्यादा कौन कम। चलिए अब आप बताइए अगर क्या, अभी वही बना दे रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है? अभी तो शुरू हुआ है, अभी इतना ग्राफ बना देंगे कि पागल हो जाओगे, लेकिन बता सब लोग लोगे। अब अगर बात समझ गए हो, I इज प्रोपोर्शनल टू I और V इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, इतनी बात से आपका काम चल जाएगा। दिमाग काम कर रहा होगा तो इतना सब लोग लिखे। हाँ, एक एक लाइन देख के तो लिखते हो तुम लोग, ऐसे बनाते हो। ठीक है, सुनो, दीपक बता रहे टाइम हो गया। हाँ ठीक, तुम कभी कुछ नहीं बता। बन गया? चलिए सुनिए, ये देखिए, ये सवाल IIT में आया था, मतलब बहुत आसान है। इसका आंसर बताइए तो।
सुनो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। याद देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और सबके लिए सफिक्स आप समझ रहे हैं, न्यू वन ना, लिख नहीं रहा है। जैसे यहां देखो, ये V0 1, V0 2, V0 3। हाँ, चलिए बताइए। और इंटेंसिटी सबकी आप जान रहे हैं, I1 I2 I3। बोलो, 4 ग्राफ है ना, और फ्रीक्वेंसी भी ऐसे ही 4, ν1 ν2 ν3 ν। इसको देख के बताओ कौन से 2 ग्राफ की फ्रीक्वेंसी सेम है। रुक जाओ, अभी बनाओ मत इसे। कौन से 2 ग्राफ की फ्रीक्वेंसी सेम है? ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। दूसरे और देखो, अगर फ्रीक्वेंसी देखनी है ना तो केवल ये V0 देखो, तो यहां पर ये वाला ग्राफ भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है और ये वाला भी। तो इन दोनों की क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल चाहिए। हाँ या ना? बात समझ पाए? तो ये देखो, ν2 इज इक्वल टू ν3। कितने लोग सहमत है इससे? हाथ उठाइए। शुक्ला जी आप बताइए, ν1 ज्यादा है कि ν4? ν1 ज्यादा है कि ν4? ν1 कहाँ है पहले ये देखो, ये पहला, इसके लिए ν1 और इसके लिए ν4। तो ये 1 2 3 चौथा ग्राफ यही है। तो ν4 का जो V0 है वो ज्यादा नेगेटिव है, यानी उसका जो ν4 है वो ज्यादा है। अब ये बताओ, ν4 तो ज्यादा है ν1 से, बोलो। ν4 तो ν1 से ज्यादा है। इन दोनों से कौन ज्यादा है? इन दोनों से ν4 ज्यादा है। हाँ या ना? ν4 इज ज्यादा फ्रॉम these two and these two are equal। और जो ν1 है वो इन दोनों से या सबसे कम है। सहमत है? तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी जानना हो तो इस एक्सिस पर देखिए, आप भ्रमित नहीं होंगे। जिस बच्चे को फ्रीक्वेंसी जानना हो वो ग्राफ का वाई एक्सिस देखे ही ना, केवल एक्स एक्सिस पर V0 देखे। और अगर तुमको I1 I2 जानना है तो आप ये देखिए, हाइट, क्या इन दोनों ग्राफ की हाइट सेम है? तो इन दोनों की क्या सेम होगी? अब ये ग्राफ है, यहां गया है ये दूसरा, और ये वाला आया है चौथा। तो इंटेंसिटी ऑफ 4 एंड इंटेंसिटी ऑफ 2 आर इक्वल। और इन दोनों की हाइट ज्यादा है, बराबर भी है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ 1 एंड इंटेंसिटी ऑफ 3 आर इक्वल। बोलो, सही है? अब इन दोनों में कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है। 1 और 3 वाली जो वैल्यू है यार, ये हाइट ज्यादा है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ 2 और 4 बिकॉज दिस टू आर आल्सो इक्वल। समझ पाए? ये आया था सवाल आईआईटी में। हाँ, आसान था, तुमने बात ध्यान से सुनी, तुम पढ़ने में तेज हो तो आसान था। और बात ध्यान से सुने, टाइम नहीं देख रहे हो, समझ गए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे दिन से पढ़ रहे हो? याद ही नहीं होगा। तब भी 4-5 दिन तो हो गया होगा। 4-5 दिन तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो। अभी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसके बाद है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। यानी मैं आपको इसमें जो जो चीजें आ सकती है सब बता दे रहा हूं। एक हेडिंग लिख लो, अब इसके ग्राफ लगाना। हाँ, एक हेडिंग लिख लो, मास ऑफ फोटॉन।
मास ऑफ फोटॉन, इसे कल पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई?